टॉपिक है 5.2 कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फील्ड क्या होता है। तो हमने लिखा है कि जी इट इज द रीजन अराउंड द बॉडी वेयर इट कैन इन्फ्लुएंस एनी अदर बॉडी बाय अ फोर्स। यानी कि फील्ड किसी भी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द एक रीजन होता है जिस रीजन में कोई भी और फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर असर कर रही होती है। उस रीजन को, एरिया या स्पेस को हम कहते हैं दैट इज नोन एज फील्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अराउंड द बॉडी वेयर इट कैन इन्फ्लुएंस एनी अदर बॉडी बाय अ फोर्स। यानी कि किसी भी बॉडी के इर्द गिर्द एक ऐसा रीजन है कि किसी भी बॉडी के इर्द गिर्द एक ऐसा रीजन है कि जिस रीजन के अंदर कोई भी और बॉडी अगर आप रखेंगे तो पहले वाली बॉडी उसके ऊपर अपनी फोर्स एक्सर्ट करेगी। उस रीजन को हम कहते हैं दैट इज अ फील्ड। ठीक है, फिर हमारे पास एक कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन इज, यानी कि कंजर्वेटिव फील्ड के पास दो कंडीशंस होनी चाहिए। ये कंजर्वेटिव फील्ड की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, नंबर 1 पे ये कंजर्वेटिव फील्ड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, और कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन होता है वो अराउंड अ क्लोज पाथ हमेशा जीरो हो रहा होता है। ठीक है, अब इन दोनों बातों को इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड या वर्क डन अराउंड क्लोज पाथ इज जीरो, इसको मैंने मैथमेटिकली आगे दोनों केसेस में प्रूव करके आपको दिखाया है। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें कंजर्वेटिव फील्ड की, तो फिर वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड और वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो जो है ये एग्जांपल्स हैं कंजर्वेटिव फील्ड्स की। ठीक है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि जी अगर आप इस डायग्राम को देखें ना तो यहाँ पर आपको तीन पाथ नजर आ रहे हैं। कौन कौन से तीन पाथ? एक हो गया ए से लेकर बी तक, एक हो गया बी से लेकर सी तक, और एक हो गया ए से लेकर सी तक। हमने प्रूव करना है वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज हम फॉर एग्जांपल कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट ए है ना दिस इज योर होम, और ये जो पॉइंट सी है ना दिस इज योर स्कूल। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शंस है ना। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप अपने घर से निकलें और घर से निकलकर सीधा डायरेक्टली आप स्कूल में आ जाएं। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप अपने घर से निकलें और फॉर एग्जांपल पॉइंट बी पर कोई पार्क मौजूद है तो आप अपने घर से निकलें और पहले थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में जाएं और फिर आप पार्क से होकर वापस स्कूल आए। तो ये दो डिफरेंट पाथ है ना, यानी कि जो ए से लेकर बी है और बी से लेकर सी है ये लेंथ ऑफ टोटल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स है। इसका मतलब है ए से बी वाला और बी से सी वाला हो गया डिस्टेंस, और ए से लेकर पॉइंट सी तक ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है। इसका मतलब है ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब बारी बारी हम इसको मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं कि वर्क डन फ्रॉम ए टू सी। ये देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पर ये जो फोर्स ली गई ये डब्ल्यू ली गई है। क्यों? बिकॉज आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी का कुछ ना कुछ वेट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और आपने इस बॉडी को पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट सी की तरफ लेकर आना होता है। तो देखिए वेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स, तो इसलिए हमने यहाँ पर वर्क फोर्स की जगह पे डब्ल्यू लिख लिया, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी लिख लिया। साथ में हमारे पास आ रहा है डी कॉस थीटा। अब इस डी कॉस थीटा की जगह पे हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। वो कैसे कि हमने कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाया है, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। अगर आप इस पूरी ट्रायंगल में देखें तो इस पूरी ट्रायंगल में हमें जो बेस वाली साइड है ये बेस है इसकी, ये जो बेस वाली साइड है ये D1 को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये D को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए बेस की जगह पे D1 लिख लिया, हाइपोटेन्यूज की जगह पे D लिख लिया। तो यहाँ से अगर आप D1 की वैल्यू देखें तो वो D cos थीटा आता है, यानी कि फॉर्मूला में मौजूद D cos थीटा की जगह पे आपने सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है D1 की, तो टोटल वर्क डन जो हो जाएगा वो WD1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर लिखा हुआ है वर्क डन फॉर इनडायरेक्ट पाथ। इनडायरेक्ट पाथ क्या है कि पहले आप ए से लेकर बी तक आओ, फिर आप बी से लेकर सी तक जाओ। तो देखिए जब हम ए से लेकर बी पर मूव करें तो लिखा हुआ है WD1 cos थीटा। क्यों? बिकॉज ये एक ब्लॉक है जिसको आपने ए से बी पर मूव किया, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, और ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने D1 से रिप्रेजेंट किया। तो WD1 और cos थीटा देखें तो ये दोनों आपस में सेम डायरेक्शन में है ना, ये दोनों पैरेलल हैं, तो दो पैरेलल लाइन के दरमियान में तो एंगल 0 डिग्री बनता है। तो हमने cos थीटा की जगह पे 0 लिख लिया, cos 0 1 होता है तो हमें मिल जाएगा WD1। और इसी तरह से वर्क डन फ्रॉम बी टू सी देखें तो देखिए बी से लेकर सी तक में ये ब्लॉक है जिसका वेट डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, तो इनके दरमियान में 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो हमने लिखा है WD2 cos ऑफ 90 डिग्री। cos 90 0 होता है तो इसका मतलब है बी से लेकर सी तक वाला तो वर्क डन हो ही 0 गया।
अब आपने दोनों को ऐड करना है, यानी कि ए से बी वाला WD1 और बी से सी वाला 0। अब उसमें सॉल्व करें तो WD1 आता है। इसका मतलब है वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है पाथ फॉलोड के। इंडिपेंडेंट का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है कि अगर आप ए से लेकर डायरेक्ट सी पर आए तो आपको वर्क डन की वैल्यू मिली है WD1, मैथमेटिकली आपको वर्क डन की वैल्यू मिली है WD1। और अगर आप पहले ए से बी पर जाओ और बी से सी तक आओ तो फिर भी आपको जो टोटल वर्क डन मिला है वो मिला है WD1, यानी कि दोनों केसेस में सेम वर्क डन आया, तो आप कह सकते हो वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। ठीक है, नंबर 2 पे लिखा हुआ है वर्क डन अराउंड अ क्लोज पाथ इज 0। तो देखिए इसके लिए हमने सेम वही वाली डायग्राम बनाई है और हमने ये जो तीनों पाथ लिए ना, ए से बी वाला, बी से सी वाला और ए से सी वाला, बारी बारी वर्क डन कैलकुलेट किया। तो देखिए वर्क डन फ्रॉम सी टू बी, ये आपका पॉइंट सी है, ये आपका पॉइंट बी है। अगर आप सी से लेकर बी तक देखें तो ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट D2 इस तरफ को है। तो देखिए इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे बनने वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। फिर आपने लिख लिया WD2 cos ऑफ 90 डिग्री, cos 90 0 होता है, ये वाला वर्क डन तो वही हमारे पास 0 गया। ठीक है, फिर वर्क डन फ्रॉम B to A आ जाता है। अब B to A में देखिए हमारा ब्लॉक ये है जिसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, D1 अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो देखिए वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा दैट इज ऑफ 180 डिग्री। तो देखिए नंबर 2 पे लिखा हुआ है WD1 cos 180, cos 180 माइनस होता है, -1 होता है, तो ये बन जाएगा -WD1। और फिर थर्ड केस में वर्क डन फ्रॉम C to A लिखा हुआ है, तो C to A में सेम WD cos थीटा, D cos थीटा की जगह जैसे हमने पिछले पार्ट में सब्स्टिट्यूशन यूज की थी ऐसे ही हम D1 वाली सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा WD1। देन आप टोटल वर्क डन ले लें, यानी कि वर्क डन फ्रॉम पाथ C to B, वर्क डन फ्रॉम B to A, वर्क डन फ्रॉम C to A 0 प्लस वर्क डन फ्रॉम B to A जो था ये -WD1 था, तो मैंने ब्रैकेट में -WD1 लिखा। एंड वाला प्लस WD1 था, -WD1 प्लस WD1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो टोटल वर्क डन आपको मिल जाएगा 0। यानी कि कंजर्वेटिव फील्ड वो होती है कि जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड भी होता है, और कंजर्वेटिव फील्ड वो होती है जिसमें वर्क डन अराउंड द क्लोज पाथ 0 होता है। ठीक है, अगर आप अपनी नेशनल बुक फाउंडेशन को देखें तो वहां पर जस्ट कंजर्वेटिव फील्ड की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई है, इनको मैथमेटिकली प्रूव करके नहीं बताया हुआ, तो इनको मैथमेटिकली प्रूव करने का ये तरीका है, ये आपको आना चाहिए कि वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड को आप किस तरह से प्रूव कर सकते हैं और वर्क डन अराउंड द क्लोज पाथ को आप किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। और सेकंड जो हमारा इसमें पोर्शन है वो नॉन कंजर्वेटिव पे है। तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड वो होती है कि अ फील्ड इन विच वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ फॉलोड एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कंजर्वेटिव का अपोजिट जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है जिसमें वर्क डन के लिए 0 होना भी कोई कंडीशन नहीं है और जो वर्क डन है उसका इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होना भी कोई कंडीशन नहीं होती। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है फ्रिक्शनल फील्ड, ड्रैग फोर्स या ड्रैग फील्ड, टेंशन फील्ड, फोर्स, ये सारी जो है वो हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल्स आ जाती हैं।